हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं करणी और करणी के प्रकार। इस पे चर्चा करना है। इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है घातांक, और घातांक पे कुछ हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आइए देखते हैं करणी के बारे में। करणी है क्या? देखिए, करणी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट। अब करणी है क्या देखा जाए यहाँ पे। जैसे मैंने मान लिया क्वेश्चन लिख दिया, रूट में 2 लिख दिया, या यहाँ पे हमने लिख दिया 5, अंडर रूट 5 ये लिख दिया, या यहाँ लिख दिया 6 और यहाँ पे हमने लिख दिया 4। और अगला हम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 9 और यहाँ पे हमने ले लिया 27। ठीक, इस तरह से ले लिया गया। अब देखा जाए यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं ये सब करणी हैं। क्या है? ये करणी है और ये जो है करणी नहीं है। ठीक, ये करणी नहीं है। हमने यहाँ पे कुछ रूट की संख्याएं लिखे हैं और जो लिखा गया हमने यहाँ पे कुछ बोल दिया करणी है और कुछ लिख दिया गया करणी नहीं है। ठीक, तो क्या कारण है ये करणी है और क्या कारण है कि करणी नहीं है? ठीक, देखिए करणी होता क्या है। करणी में ये बताना आपको, जैसे यहाँ पे 2 है, करणी में 2। ठीक, 2 आपका जो है, अगर इसका हम वर्गमूल निकालें, यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता है यहाँ 2 होता है, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना? वर्गमूल। तो 2 का जो वर्गमूल होता है या इसका मूल हम पूर्णतः ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मतलब 2 का जो वर्गमूल है इसका मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए इसको हम करणी बोल दिए। और ये करणी में जो 5 है इसका घनमूल निकालना है। क्या 5 का घनमूल आप पूर्ण संख्या निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा। ठीक, परिमेय संख्या नहीं होगा ये। ठीक, ये करणी में जो है आपका पांचवा, जो 5 का तीसरा मूल निकालना है। ठीक, ये आप इसका जो है आप घनमूल पूर्ण संख्या नहीं निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या नहीं होगा। ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और इसी तरह से आपका 6 का चौथा मूल निकालना है, तो क्या इसका आप मूल पूर्णतः ज्ञात कर सकते हैं? इसका भी नहीं ज्ञात हो पाएगा। तो जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो उस मूल को हम क्या बोलेंगे? करणी बोलेंगे। आया समझ में? जिस मूल का मतलब जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो उस मूल को हम करणी कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे जो आपका है ये 2 आपका जो है ये परिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन अगर इसी को हम करणी में कर दिए, अब ये परिमेय संख्या नहीं रह गया, अब ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या भी हो गया। अंडर रूट 2 क्या आपका एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से बता दिया गया 5 का बताया, इसका घनमूल निकालना था, तो इसका भी हम 5 हमारा परिमेय है, लेकिन जब पूरा कर दिया गया, ये करणी लगा दिया गया, तो ये पूरा अपरिमेय संख्या हो गया। क्यों अपरिमेय हो गया? क्योंकि हम इसका मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब आइए, तो ये समझ में आ गया होगा करणी किसे कहेंगे। ठीक, तो करणी आप उसे कहेंगे कि जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो उस मूल को हम क्या बोलेंगे? करणी बोलेंगे। अब आएंगे हम यहाँ पे, जैसे लिखा गया है अंडर रूट में 9 लिखा है और यहाँ पे 27 का घनमूल निकालना है। ठीक, इसको बोला कि ये करणी नहीं है। क्यों नहीं है? आइए, 9 का मूल हम पूर्णतः ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, 9 का मूल पूर्णतः हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और 27 का घनमूल निकालेंगे तो ये भी हमारा 3 आ जाएगा। तो क्या देखा गया यहाँ पे कि 9 हो गया, 27 हो गया, इसका मूल हम आसानी से ज्ञात कर ले रहे हैं, पूर्णतः ज्ञात हो गया ये। ठीक, इसलिए ये करणी नहीं है। ठीक, ये जैसे कह दिया गया 9 हो गया, 27 हो गया, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या हैं? ये सभी या तो प्राकृतिक संख्याएं हैं या परिमेय संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या भी होंगे या प्राकृतिक है भी, और साथ में परिमेय संख्या भी है। आप इन प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या को अगर करणी में लगा दे रहे हैं, या किस में लगा दे रहे हैं? इनको करणी में लगाकर इसको आप लिख दे रहे हैं, तो करणी में लगाने से ये नहीं हो जाएगा कि ये भी करणी हो जाएगी। ठीक, ये करणी आप
नहीं कह सकते हैं इसको। तो कर्णरी क्या है, सीधे आपको ये बताना कर्णरी क्या है। किसी संख्या का मूल अगर पूर्णतः आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो उस मूल को हम कर्णरी कहते हैं। ठीक, और जैसे और जिन संख्याओं का मूल आप पूर्णतः ज्ञात कर सकते हैं वो कर्णरी आपका नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये था कर्णरी आपका। कर्णरी क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। थोड़ा और इस पे देखते हैं, कर्णरी के बारे में चर्चा करते हैं हम। जैसे कह दिया गया यहाँ पे, मान लिया जाए ये के धनात्मक n वें मूल का, ये कोई धनात्मक संख्या मान लिया गया, ये कोई धनात्मक संख्या है। क्या है, धनात्मक संख्या है। ठीक, और n आपका यहाँ n ले लिया गया इस्तेमाल। ठीक, और धनात्मक इसका n भी क्या होगा आपका, एक धनात्मक संख्या ये भी होगा, वही एक पूर्णांक संख्या ही होगा n आपका। ठीक, तो अगर n भी क्या आपका है, ये पूर्णांक है, n क्या है, पूर्णांक है। ठीक, अब देखा जाए अगर कह दिया जाए कि a का n वां मूल निकालिए, a का n वां मूल, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा a रूट में लिख करके यहाँ पे इसका n वां मूल, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर 1/n, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब a का n वां मूल का दिया गया, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, और इस तरह से आप इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब आइए थोड़ा और इस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो लिखा गया यहाँ पे जो लिखा गया a का n वां मूल जो लिखा गया है, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, a को क्या, जैसे धनात्मक संख्या तो बोल दिया गया, परिमेय संख्या है ये। ठीक, लेकिन अगर पूरा देखा जाए तो अपरिमेय हो जाएगा। अब जो ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं कर्णीगत। इसको क्या बोला जाता है, कर्णीगत। जो कर्णी के अंदर होता है उसको हम कर्णीगत बोलते हैं। और इसको जो है, जो n आपका है, इस n को बोला जाता है कर्णी की घात। क्या बोलते हैं इसको, कर्णी की घात, कर्णी की घात। ठीक, तो इस तरह से जो रूट के अंदर होगा उसको कर्णीगत बोलते हैं, और जो यहाँ पे होगा उसको हम कर्णी की घात बोलते हैं। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं तो कर्णी का चिन्ह है, क्या है ये, कर्णी है, ये क्या है आपका, कर्णी है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कि कर्णीगत किसको बोलेंगे, कर्णी की घात किसको बोलते हैं, और कर्णी किसको बोलते हैं। ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए, जैसे कह दिया गया यहाँ पे, लिख दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे, यहाँ 5 का तीसरा मूल है, कितना, 5 का तीसरा मूल। तो इस जो ये लिखा गया है, अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि कर्णी की घात क्या है, ठीक, में कर्णी की घात बताइए, कर्णी की घात, तो यहाँ पे जो कर्णी की घात होगी यही जो है, इसी को क्या बोला गया, देखिए यहाँ लिखा गया ना, इसको क्या बोलते हैं, कर्णी की घात। तो कर्णी की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इस तरह से यहाँ पे लिख दिया गया 6 और यहाँ पे 4 लिख दिया गया, और इसमें पूछ लिया जाए कि कर्णी की घात बताइए, कर्णी की घात बताइए, तो कर्णी की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। कर्णी की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद अगर लिख दिया गया यहाँ पे 49 लिख दिया गया, कितना लिख दिया गया, 49, कि ये कर्णी है ही नहीं आपका, 49 कर्णी है, ये कर्णी नहीं है, एक कर्णी, 49 कर्णी नहीं है। ठीक, 49 लिखेंगे, कर्णी नहीं है। अब काहे नहीं है भैया, तो जो 49 है, ठीक, 49 एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्या है, परिमेय संख्या है। और इसका जो ये 49 जो है एक परिमेय संख्या है, जो 7 का क्या है, वर्ग है, 7 का वर्ग है। ठीक, मतलब इसका वर्गमूल जो होता है कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना, 7। इसलिए हम इसको कर्णी नहीं कह सकते हैं, केवल कर्णी आपका ये हो गया और ये कर्णी हो गया। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कर्णी है क्या। सीधा सीधा जिन संख्या का चाहे वर्गमूल कहे, चाहे घनमूल कहे, चाहे चौथा मूल कहे, चाहे 8वां मूल कहे, चाहे 10वां मूल कहे, अगर पूर्ण परिमेय संख्या मिल जा रहा है, ठीक, तो वो कर्णी नहीं होगा। अगर नहीं मिल पा रहा है तो परिमेय संख्या, मतलब वो आपका कर्णी होगा। ठीक, तो ये था आपका कर्णी। अब इसके बाद हम देखेंगे कर्णी के प्रकार। कर्णी के प्रकार, कर्णी कितने प्रकार के होते हैं, अब हम इस पे चर्चा करेंगे।
तो ये तो करणी के बारे में था। अब हम चर्चा करेंगे करणी के प्रकार पे। देखे जाए, देखिए यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे करणी के प्रकार। ठीक, तो करणी जो होता है, ये करणी कई प्रकार के होते हैं, करणी जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। तो आइए हम एक एक करके यहाँ पे चर्चा करते हैं। करणी के प्रकार कई होते हैं, अब एक एक करके हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। देखिए, पहला जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे शुद्ध करणी, क्या बोलते हैं इसको? पहला पॉइंट हमारा है शुद्ध करणी। अब शुद्ध करणी किसको कहते हैं? शुद्ध करणी किसे कहा जाता है? और इसको एक नाम से और कहा जाता है पूर्ण करणी। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण करणी। शुद्ध करणी या पूर्ण करणी इसको कहा जाता है। ठीक, दोनों का नाम एक ही है। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि पूर्ण करणी किसे कहा जाता है। देखिए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया √2, क्या लिख दिया? √2 लिख दिया, और इसके बाद यहाँ लिख दिया हमने 5, इसका तीसरा मूल निकालना आपको। और इसी तरह से आप और भी लिख सकते हैं, इस तरह से, जैसे 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। ठीक, ये सब करणी तो हैं, अब जान ही रहे ये सब क्या है, एक करणी है। लेकिन आपको बताना क्या है, शुद्ध करणी क्या है, ये तो जान ही रहे ये करणी है। ठीक, अब कैसे आप पता करेंगे कि ये शुद्ध करणी है? करणी कई प्रकार का होता है। अब देखा जाए शुद्ध करणी कैसे है ये। अब देखिए, जो आपका करणी है, इसके पहले अगर गुणांक जो होता है, पूर्णांक अगर 1 है, कितना है? 1 लिखा है, तो वह आपका क्या होता है? शुद्ध करणी होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? शुद्ध करणी। अगर पहले गुणांक कितना है? 1 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध करणी बोलेंगे। ठीक, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी करणी वाली संख्या का परिमेय गुणनखंड 1 हो, परिमेय गुणनखंड कितना हो? 1 हो, तो वह करणी क्या होती है? शुद्ध करणी कहलाती है। मतलब यदि किसी करणी वाली संख्या का परिमेय गुणनखंड 1 हो, परिमेय गुणनखंड 1 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शुद्ध करणी बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, ये परिमेय गुणनखंड यही है आपका, 1 रहेगा, तो इसको हम शुद्ध करणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुद्ध करणी बोलेंगे। आइए दूसरा पॉइंट जो होता है, हम इसको बता रहे हैं कि मिश्र करणी इसको बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है मिश्र करणी। अब मिश्र करणी क्या होता है? मिश्र करणी इसी का अपोजिट, शुद्ध करणी का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अब इसमें क्या है मिश्र करणी में? तो मिश्र करणी में क्या होता है, जैसे यहां जो भी करणी दिया गया था उस संख्या का परिमेय गुणनखंड 1 था, तो आप उसको शुद्ध बोले थे। अब यहाँ पे क्या होगा? 1 के अलावा कोई भी संख्या होगा, 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या हो जाएगा। मतलब आप ये कहेंगे यदि किसी करणी वाली संख्या का परिमेय गुणनखंड 1 को छोड़कर कोई अन्य संख्या हो, 1 को छोड़कर कोई अन्य संख्या हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्र करणी कहेंगे। आइए, जैसे यही लिखा गया आपका, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 लिख दिया गया। इस तरह से जैसे यहाँ मान लिया गया 5 है, घनमूल था, यहाँ 6 लिख दिया गया। अब क्या देख रहे हैं? इस करणी का परिमेय गुणनखंड 1 के अलावा कोई अन्य संख्या आ रहा है, कोई अन्य संख्या आ रहा है। इस तरह से आप लिख दीजिए, यहाँ पे 8 लिख दीजिए और यहाँ पे 6 लिख दिया जाए और यहाँ पे 5 लिख दिया गया। तो अब आपका ये क्या हो गया? मिश्र करणी हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे आप? मिश्र करणी। ठीक, मिश्र करणी क्यों इसको कहा गया? क्यों? जो करणी है इसका जो परिमेय गुणनखंड है वो 1 के अलावा कोई अन्य संख्या आ गया। अगर 1 आएगा, इस करणी का परिमेय गुणनखंड अगर 1 होगा तो शुद्ध करणी होगा। अगर 1 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र करणी हो जाएगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट था, मिश्र करणी। तीसरा पॉइंट सजातीय करणी। तीसरा पॉइंट आता हमारा सजातीय करणी। सजातीय करणी। ठीक, अब देखा जाए सजातीय करणी क्या होता है। तो सजातीय करणी में ये होता है, जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा रहे हैं आपको। यहाँ जैसे हमने 3 लिख दिया, फिर यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ 3 लिख दिया गया, यहाँ 8 है, यहाँ पे आपका जो है 3 लिख दिया गया। देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, मतलब ये सब जो करणियाँ लिखी गई हैं,
ये सब क्या होते हैं? आपके सजातीय करड़ी होते हैं। देखिए कुछ दिख रहा है यहाँ पे, देखिए आपको देख रहे हैं इसके अंदर रूट के अंदर भी 3, यहाँ भी रूट के अंदर 3, यहाँ भी रूट के अंदर 3 ही है। रूट के अंदर कितना है? 3 3 लिखा गया। मतलब यहाँ पे ये कहेंगे आप 2 या 2 से अधिक करड़ी वाली संख्या, 2 या 2 से अधिक करड़ी वाली संख्या, मतलब जितनी भी करड़ी संख्या लिखना आपको लिख दीजिए, लेकिन बोला गया जिनके करड़ी वाले गुणनखंड एक समान हो। करड़ी वाले गुणनखंड एक समान हो, ना कि करड़ी के बाहर परिमेय संख्या का गुणनखंड बोला जा रहा है। करड़ी वाले गुणनखंड क्या हो? एक समान हो, तो वे सभी करड़ी क्या कहलाते हैं? सजातीय करड़ी कहलाते हैं। ठीक, तो वे सभी करड़ी वाली जो संख्याएं है, करड़ी वाली संख्याएं जो होती हैं वो सजातीय करड़ी कहलाती हैं। ठीक, तो सजातीय करड़ी आपको समझ में आ गया होगा कि सजातीय करड़ी क्या होता है। आपको ये बताना 2 या 2 से अधिक करड़ी वाली संख्याएं, 2 या 2 से अधिक करड़ी वाली संख्याएं जिनके करड़ी वाले गुणनखंड, करड़ी वाले गुणनखंड मतलब ये जो दिखा गया है, करड़ी वाले गुणनखंड एक समान हो। करड़ी वाले गुणनखंड क्या हो? एक समान हो, तो वे सभी करड़ी वाली संख्याएं सजातीय करड़ी कहलाती हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सजातीय करड़ी बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? सजातीय करड़ी। अगला पॉइंट हम देखेंगे अब विजातीय करड़ी क्या होता है। अगला जो पॉइंट हमारा है हम चर्चा करेंगे, अगला पॉइंट जो है हमारा विजातीय करड़ी। देखिए विजातीय करड़ी, अब देखना यहाँ पे ये विजातीय करड़ी क्या होता है। तो इसी सजाती का अपोजिट, सजाती का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या था? करड़ी वाली संख्याएं जो थे वो एक समान थे, सबका गुणनखंड क्या था? एक समान था। इसमें क्या होगा? विजातीय वाले में क्या होगा कि अपरिमेय गुणनखंड असमान हो जाएगा। मतलब वैसी करड़ी वाली संख्याएं जिनका अपरिमेय गुणनखंड असमान हो, जिनका अपरिमेय गुणनखंड क्या हो? असमान हो, ऐसी करड़ी वाली संख्याएं विजातीय करड़ी कहलाती हैं। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ लिख दिया गया 8 है और यहाँ अंडर रूट में 7 है। ठीक, इसी तरह से हमने लिख दिया 5, यहाँ 10 लिख दिया गया। और भी संख्या ले सकते हैं यहाँ पे, यहाँ मान लिया गया 12 लिख दिया गया। ठीक, और यहाँ पे मान लिया जाए 15 लिख दिया गया। तो ये सब क्या देख, जो करड़ी वाली संख्याएं हैं, क्या देख रहे हैं? करड़ी वाली जो संख्याएं हैं इनका गुणनखंड क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, अलग अलग हो गया। और सजातीय में क्या था? सेम था। तो ये दोनों में अंतर होता है, सजातीय और विजातीय में। ठीक, वैसी करड़ी वाली संख्याएं जिनका अपरिमेय गुणनखंड असमान हो, मतलब समान नहीं होना है, ये आपका समान नहीं होना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? विजातीय करड़ी बोलेंगे। ठीक, ये सजातीय हो गया और ये आपका विजातीय हो गया। अब अगला हम आते हैं संयुग्मी करड़ी। संयुग्मी करड़ी किसको बोलते हैं? अगला पॉइंट हमारा है संयुग्मी करड़ी। अब देखिए ये संयुग्मी करड़ी क्या होता है। अगला पॉइंट हमारा है संयुग्मी करड़ी। तो संयुग्मी करड़ी क्या होता है? देखिए ऐसी दो पद वाली करणियां, ऐसी दो पद वाली करणियां जिनके पद तो समान होंगे, पद तो समान होंगे, लेकिन उन दोनों पदों के बीच प्रयुक्त चिन्ह असमान होंगे। उनके बीच देखिए संख्या जो होंगी वो समान होगा। आपका दो पद वाली करणियां हैं, यहाँ पे दो पद वाली करणियां। देखिए जैसे लिख दिया गया 2 + √3, ये दो पद वाली करणी हो गया। कितना हो गया? दो पद वाली करणी, करणी है ये। तो ये दो पद वाली करणी है। अब ये बोला गया दो पद वाली करणी जिनके दोनों पद समान हो। दोनों पद, देखिए एक पद ये हो गया, ये एक पद आप यहां लिखेंगे। देखिए दो पद वाली करणी, ये करणी ये हो गया और ये करणी ये हो गया। पद इसमें क्या है? समान है, लेकिन कह रहा है चिन्ह क्या होगा? अलग अलग होगा। चिन्ह अलग अलग होगा, एक में प्लस होगा तो एक में माइनस होगा। तो इस प्रकार की जो करणी होती हैं उनको हम संयुग्म करणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुग्म करणी बोलते हैं। मतलब कह दिया गया 2 + √3 का संयुग्मिक बताइए, तो 2 + √3 का संयुग्मी हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। तो ये आपका होता संयुग्मिक करणी।
ठीक, मतलब संयुग्मी करणी क्या होता है, ऐसे दो पद वाली करणियां जिनके दोनों पद समान हो लेकिन चिन्ह जो होगा वो क्या होगा, आपका असमान होगा, तो ऐसी करणी को हम संयुग्मी करणी बोलते हैं। अगला आता है आपका संयुक्त करणी, अगला पॉइंट है। संयुग्मी के बाद आपका आ जाएगा संयुक्त करणी। संयुक्त करणी, देखिए अब हम संयुक्त करणी के बारे में, संयुक्त करणी क्या होता है। देखिए संयुक्त करणी क्या होता है, जब दो या दो से अधिक करणी, दो या दो से अधिक करणी आपस में जोड़ी जाए या तो घटाई जाए, या तो जोड़िए करणी को या तो घटाइए करणी को, और जोड़ने घटाने पर जो करणी मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त करणी बोलते हैं। दो या दो से अधिक करणी, दो या दो से अधिक करणी जब आपस में जोड़ी जाए या घटाई जाए, जोड़ी जाए या घटाई जाए के बाद जो करणी आपको मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, संयुक्त करणी कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिख दिया गया यहाँ पे 5 और प्लस यहाँ लिख दिया गया 3 अंडर रूट में 6 लिख दिया गया। अब देखिए दो पद की दो करणी हो गए, इनको जोड़ दिया गया, अब ये संयुक्त करणी हो गया। संयुक्त नाम ही है, संयुक्त नाम है, संयुक्त मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है, कई करणियों का आपस में जुड़ना संयुक्त करणी हो जाएगा। या इसी तरह से लिख दिया गया 5√6 और माइनस कर दिया गया 3 अंडर रूट में 8। देखिए यहां घटाया जा रहा है, तो यही है संयुक्त करणी, यही क्या हो गया आपका संयुक्त करणी हो गया। तो ये था आपका करणी था, और करणी के प्रकार थे, तो करणी के प्रकार शुद्ध करणी, मिश्र करणी, सजातीय करणी, और हमारा चौथा पॉइंट है विजातीय करणी, पांचवा है संयुग्मी करणी, और छठवां हमारा है संयुक्त करणी। ये आपके 6 प्रकार की करणी के बारे में हमने आपको समझा दिया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।